हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 187 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं, जैसे हो गया एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम फ्रेज, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सारे टॉपिक से एक एक प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसका सिनोनिम बताना है। ये जो वर्ड दिया गया है सुपरफिशियल, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सुपरफिशियल भी पढ़ते हैं, तो सुपरफिशियल का आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम बताने से पहले आपको इसका मीनिंग याद अगर है तब आप बना पाइएगा। सुपरफिशियल का मतलब होता क्या है, तो पहले हम इसका अर्थ लिख लेते हैं। सुपरफिशियल का अर्थ होता है छिछला। जो ज़मीन ना तो छिछला होता है, जो ज़मीन पूरा छिछला होता है, छिछला बोलिए या सतही बोलिए, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन में दिया शार्प। शार्प का मतलब जन्मे करता तेज होता है, कोई चीज़ शार्प है, तेज है। प्रोस्पेरस में होता है समृद्ध, धन, समृद्ध, अमीर, जो इसको बोलते हैं। ये रिच का क्या है, पर्यायवाची है। समृद्ध बोल सकते हैं, सफल बोल सकते हैं। प्रोस्पेरस का मतलब होता है। गॉर्जियस का मतलब पते है, गॉर्जियस में होता है भव्य, कोई चीज़ गॉर्जियस है, भव्य है। और सैलो, सैलो का मतलब होता है छिछला। जो जमीन पूरा छिछला होता है उस पर आप पिछड़ जाइएगा, समझते हैं ना, पिछड़, वही छिछला। तो याद रखिएगा, जिस तरह सुपरफिशियल का अर्थ होता है छिछला, उसी तरह सैलो का भी अर्थ होता है छिछला। तो इसका आपको सिनोनिम बताना था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैलो, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह हम सारे जो भी ऑप्शन में जो वर्ड दिया, सारे वर्ड का मीनिंग बताएंगे, साथ साथ इसका आंसर भी बताएंगे। प्रश्न है यहाँ पे कि मिगर, इसका भी आपको सिनोनिम पहले बता नहीं, पहले दो वर्ड मतलब दो क्वेश्चन होगा सिनोनिम से, फिर दो एंटोनिम से, इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो आपको इसका सिनोनिम बताना कि इसका मिगर का, मिगर का अर्थ क्या होता है। मिगर का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना। इसका मतलब होता है अल्प, कोई भी चीज़ अल्प है, कुछ चीज़ कम है, कमी है, उस चीज़ का कमी है, अल्प है, तुच्छ है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में दिया है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर, कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। एबंडेंट का भी मतलब होता है प्रचुर, मतलब जो अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। और कॉपियस का भी मतलब होता है प्रचुर। यानी ये तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। प्लेंटीफुल, एबंडेंट, कॉपियस, ये सभी आपस में क्या है, सिनोनिम है। इन तीनों का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। आपको इसका क्या बताना, सिनोनिम बताना क्या, मिगर का। मिगर का मतलब होता है अल्प या कम या तुच्छ। तो स्कैंटी, स्कैंटी का भी वही अर्थ होता है। स्कैंटी का भी मतलब क्या होता है, अल्प या कम या तुच्छ बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कैंटी। ठीक है। और कभी कभी वहाँ लिखा था स्कार्सिटी, उसका भी मतलब होता है कमी ही होता है, याद रखिएगा। तो मिगर का अर्थ क्या होता है, अल्प, कम, कमी। उसी तरह स्कैंटी का भी अर्थ वही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, स्कैंटी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो हो गया सिनोनिम से, अब दो प्रश्न रहेगा एंटोनिम से, यानी उल्टा शब्द से। प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस इसका मतलब होता है, देखिए कोई चीज़ उथल पुथल, टर्बुलेंस है, उथल पुथल, उथल पुथल बोल सकते हैं या अशांत बोल सकते हैं। कोई चीज़ शांत नहीं है, अशांत है, उथल पुथल है, टर्बुलेंस है। तो इसका उल्टा क्या होगा, अशांत का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन में दिया खाम, स्टॉर्म, स्टॉर्म जन्म करता आंधी होता है, स्टॉर्म आंधी होता है। सीज में होता बंद करना। सबका मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। आप खुद उसके बाद आंसर बता दीजिएगा। एंजाइटी में होता चिंता, एंजाइटी, इसको एंजाइटी पढ़िएगा, एनएक्सिटी ने पढ़िएगा, एंजाइटी। एंजाइटी चिंता होता है। सीज में बंद करना, स्टॉर्म आंधी। खाम नहीं होता, खाम डाउन, खाम डाउन, खाम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो खाम का मतलब होता है शांत। एक तरफ है अशांत, एक तरफ अशांत बोला जा रहा है, तो दूसरा उल्टा, दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, शांति होगा ना। अशांत का उल्टा क्या होगा, शांत होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाम। तो टर्बुलेंस का उल्टा क्या होगा, खाम, खाम, खाम डाउन, इसी तरह से याद रखिएगा। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, उथल पुथल या अशांत, उसका उल्टा शांत, खाम। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस इसका आपको उल्टा बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है। ग्रीगेरियस का मतलब होता क्या है, ग्रीगेरियस। इसका पहले आपको क्या मतलब, क्या उसको कहते हैं, मीनिंग पता होना चाहिए किसका, ग्रीगेरियस का। इसका मीनिंग होता है, उसको क्या उस बोलते हैं, मिलनसार जो आदमी होता है, मिलनसार बोल सकते हैं, मिलनसार। या झुंड में बोल सकते हैं, झुंड में कोई चीज़ है, झुंड में है, अकेला नहीं है, झुंड में है। इसके बाद सामाजिक बोल सकते हैं, सामाजिक में एक आदमी थोड़ी रहता है, सब आदमी मिलजुल के रहता है, झुंड में रहता है, मिलनसार रहता है, सामाजिक होता है। ठीक है। ये सभी अर्थ किसका होता है, ग्रीगेरियस का, ग्रीगेरियस का। अब इसका उल्टा आपको बताना है। नोइजी मतलब क्या होता है, पूरा नोइजी, हल्ला गुल्ला जो होता है। रेशनल होता है तर्क संगत, रेशनल मतलब क्या होता है, तर्क संगत, कोई भी चीज़ तर्क संगत है, रेशनल है। सपोर्टिव जानबे करते हैं। सोलिटरी, सोलिटरी मतलब होता है अकेला, सोलिटरी का
अर्थ क्या होता है? अकेला होता है। एक तरह आप बोल रहे हैं झुंड में है, पूरा मिलनसार है, सामाजिक है, पूरा झुंड में है, तो उसका उल्टा अकेला ही होगा ना, तो सोलिटरी होगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रीगेरियस का उल्टा क्या हो जाएगा? सोलिटरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सारे वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन मतलब वर्ड जो दिया गया है एंटरप्रेन्योर दिया हुआ है, एंटरप्रेन्योर। सही से उसको लिखा कैसे जाएगा वो आपको बताना है, एंटरप्रेन्योर। तो देखिए लिखा कैसे जाता है, हम लिख देते ENTRE, एंटरप्रेन्योर, PRE प्रीन्योर, NEUR। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है क्या? उद्यमी जो होते हैं, उद्यमी, उद्यमी, या इसको और भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? व्यवसायी, जो व्यवसाय करता है, व्यवसायी। तो एंटरप्रेन्योर कैसे होता है बता दिए, ENTRE प्रीन्योर। अब ऐसे देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ तो ENTRE दिया, PR यहाँ E है, ये ना नूर दे दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे तो ENTRE नहीं दिया, यहाँ ENT के बाद E दे दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी ENTRE PE नहीं होगा, PRE होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। एंटरप्रेन्योर का अर्थ होता है उद्यमी या व्यवसायी। तो ये सब होता है ना, उसको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब वर्ड को देखना, कोई भी अगर वर्ड पढ़िएगा तो उसको देखिएगा, उसका स्पेलिंग को देखिएगा, उसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का आपको क्या बताना है? स्पेलिंग सही से कौन सा जो ऑप्शन है जो एकोमोडेशन का सही स्पेलिंग है, इसको लिखा जाएगा ए। इसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, मतलब ये वर्ड बहुत बार पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, लेकिन कैसे इसको सही से लिखा जाएगा, तो स्पेलिंग याद रखिएगा। ACCO फिर डबल एम होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक ही एम को मतलब ए याद कर लेते हैं, एकोमोडेशन नहीं, CCM, ACCO एकोमोडेशन, DATION, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इसका अर्थ क्या होता है? आवास। क्या होता है? आवास। अब देखिए किस ऑप्शन में सही स्पेलिंग दिया है एकोमोडेशन का। यहाँ तो CC नहीं दिया, एक ही सी था, गलत हो जाएगा। यहाँ CC दिया लेकिन डबल एम नहीं दिया, ही गलत हो जाएगा। यहाँ C एक ही दिया, ये भी गलत हो जाएगा। C भी 2 होगा, डबल एम भी 2 होगा, याद रखिए, यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट सब। तो एकोमोडेशन का स्पेलिंग याद रखिएगा ACCO इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए, जेस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये इडियम से संबंधित प्रश्न है, इडियम फ्रेज से। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसी का आपको मीनिंग बताना है। अब सेंटेंस में देने लगा, पहले तो वैसे दे देते थे इडियम फ्रेज, अब तो सेंटेंस में दे देता, तो अब बनाने में और भी आसानी हो जाता है। सेंटेंस में दिया कि द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है, टुक टू हिल्स एज दे सॉ द प्रिंसिपल। जैसे वो अपने प्रिंसिपल को देखा, वे लोग प्रिंसिपल को देखा, तो यहाँ पे टुक टू हिल्स, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। तो इस इडियम का मीनिंग होता है टुक टू हिल्स का मतलब होता है कि भाग जाना। इसका मीनिंग क्या होता है? भाग जाना। टुक टू हिल्स का मीनिंग होता है क्या? भाग जाना। अब ऑप्शन में दिया है मूव बैक, रन अवे, पुट ऑन द शूज़, पुट ऑफ द शूज़। तो यहाँ भाग जाने का अर्थ में तो ये मूव होगा नहीं, पुट ऑन होगा नहीं, तो ऑफ होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रन अवे। जैसे प्रिंसिपल को देखा तो स्टूडेंट क्या हुए? भाग गए। तो टुक टू हिल्स इस इडियम का अर्थ होता है भाग जाना, रन अवे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रश्न है। सेंटेंस दिया हुआ 4 पार्ट में डिवाइड है, जिस पार्ट में एरर है उसी पार्ट को आपको चूज करके आंसर पे टिक लगाना है। सेंटेंस है कि ही वाज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग, स्टील चुराना होता, चुराना, स्टील चुराना होता, स्टीलिंग ए वॉच। तो देखिए यहाँ एक्यूज्ड वर्ड है, एक्यूज्ड, ACCUSE, एक्यूज। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। इसका मीनिंग होता है आरोप लगाना, चुराने का, घड़ी चुराने का आरोप लगाना। तो आरोप लगाना, तो एक्यूज ये फिक्स प्रीपोजिशन लेगा ऑफ। एक्यूज अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेता है। और एक्यूज जब अपने साथ ऑफ लेता है तो इसका अर्थ होता है आरोप लगाना, है ना। वो घड़ी चुराने का आरोप लगा दिया। तो यहाँ पे एक्यूज फॉर नहीं होगा, यहाँ एक्यूज ऑफ होगा, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है बी वाला। तो बी किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है बी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से संबंधित प्रश्न है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, मतलब जल में रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि जो एनिमल वाटर में रहते हैं उसे हम लोग जलीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय, जो जल में रहते हैं। तो उसको अंग्रेजी में क्या? टेडपोल होगा। ये तो मेढक का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बच्चा क्या होता है? टेडपोल। ये तो होगा नहीं। एक्वाटिक, हर्बीवोर्स, इसका मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी, हर्बीवोर्स, इसका मतलब होता है शाकाहारी। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, क्या होता है? आशावादी। पेसिमिस्ट निराशावादी, आशावादी।
एक होता है आशावादी, उसका उल्टा निराशावादी। तो एक्वाटिक, एक्वाटिक इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्वाटिक होता है जलीय, जो जानवर एनिमल्स जल में रहते हैं उसे बोलते हैं एक्वाटिक। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि जो एनिमल्स जल में रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक। नेक्स्ट है ये एक्टिव पैसिव से, बोले ना प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न होगा, तो आपको इसको पैसिव में बदलना है। एक्टिव में दिया हुआ सेंटेंस, दे आर कंसाइडरिंग, कंसाइडर में ING लगा के बिफोर बना दिया है, तो दे आर कंसाइडरिंग योर प्रपोजल। तो देखिए पहले बात, आपको एक्टिव पैसिव नरेशन सभी समय क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, उसमें वर्ब का कौन सा वर्ब यूज हुआ। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इज या मार के बाद भी फोर किस टेंस में आता है, इज या मार के बाद भी फोर प्रेजेंट इन परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आता है। इज या मार के बाद भी फोर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक्टिव पैसिव क्या होता है, तो इज या मार किस में बदल जाएगा, इज या मार जब पैसिव कीजिएगा तो इज या मार ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इज या मार आएगा, फिर बीइंग आएगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा उसका पैसिव में, यानी कि हम लिख देते हैं। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट डेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग लग जाएगा, बीइंग प्लस, अब पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा अंत में। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक्टिव पैसिव का। तो यहाँ पे दिया, एक्टिव में दिया हुआ इज या मार के बाद बी फोर आया दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर पैसिव बनेगा तो इज या मार है, योर प्रपोजल यहाँ सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनेगा तो ये योर प्रपोजल सब्जेक्ट आ जाएगा। तो योर प्रपोजल यहाँ पे, यहाँ भी योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, तो यानी कि इसके साथ योर प्रपोजल के साथ इज आएगा। ठीक है, तो वाज वाला तो हट जाएगा, पहले वाज वाला गया। इसी तरह देखिए हम कैसे छांट रहे हैं, हम देख रहे हैं वाज हवे करेगा तो वाज वाला हटा दिए। अब देखिए यहाँ योर प्रपोजल इज, योर प्रपोजल इज। ठीक है, यहाँ तो सही है। उसके बाद यहाँ कंसाइडर्ड, डायरेक्ट यानी B3 कर दिया, लेकिन नहीं, बीइंग के बाद B3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में ना ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3, तो इसमें बीइंग नहीं लगा है ऑप्शन बी वाला में, ये भी गयो। तो इसका आंसर एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, योर प्रपोजल इज बीइंग कंसाइडर्ड बाय देम। ठीक है, दे का ही ऑब्जेक्टिव यहाँ देम हो गया। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भरना क्या आएगा कि इफ़ आई डॉट डॉट ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। काश मैं एक डॉक्टर, नहीं इमेजिनरी सेंटेंस पढ़े होंगे, काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, काश मैं डॉक्टर होता तो गरीबों की सेवा करता, तो वही इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इफ़ आई यहाँ क्या आएगा, एम नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, वाज भी नहीं आएगा। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट आई देखते हैं तो एम या वाज लगा देते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसके साथ हमेशा वेयर लगता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इफ़ आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आकाश या आसमान में उड़ता, इन द स्काई। काश मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ठीक है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे इफ़ आई के साथ यहाँ बाद वेयर लगता है। ठीक है, यहाँ एम हैड बीन वाज नहीं लगेगा, यहाँ पे वेयर लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप सारे प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।